बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अब अगली खबर का। ये खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई क्योंकि डीडीसी चुनाव के नतीजे इस वक्त आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी। 15 सीट पर नतीजे आ चुके हैं। कश्मीर घाटी में बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं श्रीनगर बांदीपोरा में एक बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। तो कुल मिलाकर ये 3 सीटें बीजेपी के हिस्से आई हैं। गुपकार के हालांकि 4 और कांग्रेस के भी 1 प्रत्याशी की जीत हुई है। अब तक 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर अभी 15 सीटों पर ये परिणाम आए हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा तस्वीर के और साफ होने का, जब बाकी रुझान भी नतीजों में तब्दील हो जाएं। लेकिन इस बीच लगातार आपको स्क्रीन पर भी हम ये नतीजे दिखा रहे हैं। 44 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 21 सीटों पर, गुपकार अलायंस 88 सीटों पर आगे चल रहा है और अन्य 57 सीटों पर आगे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ श्रीनगर से अशरफ वानी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशरफ, ये बताइए, जिस तरह से नतीजे अभी आ रहे हैं, ये तो रुझान है, हालांकि अभी सिर्फ 15 सीटों पर ही फाइनल नतीजे आए हैं। कब तक तस्वीर साफ हो सकती है? काउंटिंग कब तक खत्म होगी? मीनाक्षी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को और आपको थोड़ा अपडेट दूं कि क्या इस वक्त हालत है। अभी तक जो 280 जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जो पहली बार इतिहास में जम्मू कश्मीर के हुए हैं, अभी तक 218 की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। जिसमें से जो है, अगर हम बात करें, जो गुपकार अलायंस है, जो अभी तक फिलहाल इन पूरे चुनावों में मतगणना के दौरान बढ़त लेते हुए नजर आ रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने 15 सीटें जीती हैं तो और 75 सीटों पर वो आगे हैं। जबकि बीजेपी जो है उन्होंने 4 सीटें जीती हैं और 42 पर आगे हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो इन चुनावों में लग रहा था कि कांग्रेस का कोई जनाधार उतना नजर नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कोई कैंपेन भी खास तौर पर नहीं किया है, वो भी बेहतर कर रही है। कांग्रेस भी 21 सीटों पर जो है 20 सीटों पर आगे है और 1 सीट उन्होंने कश्मीर में जीती है शोपियां से। जहां तक एक नई पार्टी बनी थी कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद, अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में अपनी पार्टी, उसने उतना जो है अभी तक फिलहाल रुझानों में और जीत में ऐसा कुछ दिखाया नहीं जो उससे आशंकाएं जताई जा रही थी। यहाँ कश्मीर में उनको जो है 5 सीटों पर लीड है और कश्मीर में उन्होंने 3 सीटें जीती है। जबकि जो अन्य हैं, निर्दलीय हैं और बाकी जो हैं, वो उन्होंने 11 सीटें जीती हैं और 43 सीटों पर आगे चल रही हैं। अगर हम पूरे नतीजों की बात करें तो शाम तक ये नतीजे आने चाहिए क्योंकि कश्मीर में कम मतदान हुआ था जम्मू के मुकाबले में। यही कारण है कि सबसे पहले नतीजे जो हैं वो कश्मीर से ही आ रहे हैं। कश्मीर में 2 जिलों की तस्वीर साफ हो गई है, पुलवामा से भी नतीजे आए हैं, शोपियां से भी नतीजे आए हैं और कारण यही था कि वहां पर बहुत कम मतदान हुआ था। और अगर हम बाकी इलाकों की बात करें, खासतौर से जम्मू के इलाकों में, पुंछ, राजौरी जैसे इलाकों में जहां 80% से ज्यादा जो है मतदान हुआ था और काफी सारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े थे, वहां पर देर शाम तक ये नतीजे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। ठीक है, आपके पास लौट रही हूं अशरफ। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी इस वक्त मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो तस्वीर अभी इस वक्त दिखाई दे रही है, बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी जो ताकत कश्मीर में झोंकी गई, तमाम बड़े मंत्री वहां प्रचार के लिए गए, बड़ा सवाल ये है कि अगर जो अभी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें गुपकार अलायंस आपसे आगे दिखाई दे रहा है, अगर यही फाइनल नतीजों में तब्दील होता है तो ये तो गुपकार एजेंडा के लोग जाकर बोलेंगे ग्राउंड पर कि देखिए हमें जो है वोट मैंडेट मिला है। ये तो उनके एजेंडे पर मोहर हुई है। प्रेम शुक्ला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, इसी बात का संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी सवाल का जवाब संगीत रागी जी आपसे चाहूंगी मैं। मीनाक्षी जी, ये जो चुनाव है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए है और ये इतना जमीनी लोकतंत्र की चुनाव है जिसमें 1100 और 1200 वोट हैं। वहाँ पर इस प्रकार के इलेक्शन को कभी भी एक पूरे प्रदेश के एजेंडे के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। मेरे कहने का आशय है, यह कोई 370 या आर्टिकल 35A के पर कोई ऐसा मैंडेट या न मैंडेट, इसके खिलाफ इसके पक्ष में ऐसा मैंडेट के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। 370 हटने के बाद अगर पहला चुनाव हो रहा है तो एक कसौटी तो ये भी होगी ना जिस पर इस फैसले को परखा जाएगा, समझा जाएगा।
देखिए मीनाक्षी जी, आप और जो भी जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति को पिछले 30 साल 40 साल से जानते हैं, वो ये भी अच्छी तरह जानते होंगे कि किस प्रकार से घाटी के अंदर जो आतंकवादी तत्व हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस कितने मजबूत हुए थे। और इनको मजबूती प्रदान करने में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी और बाकी अन्य लोग थे, जिसमें कांग्रेस को भी मैं शामिल करता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने उन आतंकवादी तत्वों के खिलाफ खुलकर के कभी नहीं बोला, कभी उनके खिलाफ बात नहीं की। सिक्योरिटी फोर्सेज उनके खिलाफ अभियान चलाते थे और कांग्रेस के नेता रात में जाकर के ये कहा करते थे कि भाई देखो अब हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐसा कर दिया। ये जम्मू कश्मीर के लोग ही हमें बताते हैं। ऐसी स्थितियों में एकाएक यदि हम चाहें कि एकाएक घाटी के परिदृश्य में पूरा परिवर्तन हो जाए, तो ऐसा हमें अंदाजा भी नहीं लगाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता था कि घाटी के अंदर कोई झंडा लेने वाला नहीं होगा, वैसी कहा जाता था कि घाटी के अंदर 370 और 35A लागू हो जाए, खत्म कर दिए जाने के बाद भारत का कोई झंडा नहीं उठाने वाला होगा, तो गुपकार संगठन को अलग कर दीजिए। ये देखिए कि घाटी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट है जो भारतीय तिरंगा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर कभी एक भी सीट किसी भी प्रकार पे चुनाव नहीं जीतती थी, किसी भी स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर नहीं जीतती थी, वहां वह 4-4 सीटों पर विजयी हो रही है। ठीक है। अशरफ वानी, आप जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, एक बार आप उन्हें ये समझाएं कि डीडीसी चुनाव क्यों इस बार इतना अहम था और 370 हटने के बाद जो ये पहली चुनावी प्रक्रिया हुई है, ये आगे क्या संदेश लेकर जाएगी? सही पूछा आपने मीनाक्षी। दरअसल सबसे बड़ी जो कसौटी ये थी, क्यों ये था कि क्या जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई चुनाव हो पाएगा। दरअसल हम देख रहे हैं अभी 1 साल 500 दिन हो गए हैं जब अनुच्छेद 370 हटा था 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद अभी भी पटरी पर जम्मू कश्मीर का जनजीवन नहीं आया है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त कर दी गई है, उस बीच प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। हमने देखा कि एक लंबा दौर चला जहां पर विपक्ष के नेता जो हैं हिरासत में ले गए, और उसके साथ साथ जो है एक चीज तो हुआ कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत हुई है कश्मीर में। अब उसके बाद इस चीज के लिए भी रास्ता साफ हुआ कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव भी हो सकते हैं। तो यही कारण था कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए बल्ले बल्ले थी इसी बात को लेकर कि एक तो बिना किसी हिंसक वारदात के ये चुनाव अंजाम हुए, 2 महीने तक चुनावी प्रक्रिया चली, 8 चरणों में चुनाव हुए, और आज मतगणना के दिन जिस अंदाज से भले ही किसी पार्टी के उम्मीदवार जीते हों, वो जिस अंदाज से जश्न मना रहे थे, उसने तो ये संकेत दिया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। लेकिन एक बात भी जरूर है कि जैसे आपने पूछा था अभी प्रवक्ता से बीजेपी के, कि जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो एक मैंडेट क्या ये 370 पे है, वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि गुपकार अलायंस ने लोगों को यही बात कही है कि वो ये चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि उनके पास कोई ताकत आए और वो 370 की बहाली के लिए फिर से प्रयास करें, चाहे कानूनी लड़ाई लड़ें या फिर संसद में जाएं। और दूसरी तरफ जो थी बीजेपी की, जिन्होंने ये 370 आपने एक अहम पॉइंट अशरफ यहाँ पर उठाया। प्रेम शुक्ला जी से हम इसका जवाब लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे ये सवाल मैं पहले भी पूछना चाहती थी। देखिए, अगर गुपकार अलायंस अभी बीजेपी से आगे दिखाई देता है, जिन्होंने जनता के बीच जाकर बार बार ये बात कही कि हम धारा 370 को बहाल करेंगे, हम कश्मीर के इकोसिस्टम को बर्बाद नहीं होने देंगे, आपके खिलाफ जो तमाम बातें उन्होंने की, अगर उनका नंबर आपसे ज्यादा है तो फिर उनके एजेंडे को तो बल मिलता है ना। देखिए, उनका टीडीसी के चुनाव में अनुच्छेद 370 पर किसी प्रकार का आग्रह रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। अनुच्छेद 370 का संशोधन का स्थल क्या है? तो संसद है। संसद में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब उन्होंने इस मुद्दे को रखना चाहिए। डीडीसी के चुनाव में इस मुद्दे को रखने का कोई औचित्य नहीं है। उनका संकट ये है कि उनके पास विकास का मुद्दा है नहीं। उनका संकट था कि वो तो बहिष्कार करने को तैयार थे। उनको लगा कि जनता जो है, जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कश्मीर की आवाम शामिल होने के लिए तैयार है, अगर हम जो है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं शामिल होंगे तो हम किनारे पर चले जाएंगे। तो उनको तो अस्तित्व बचाने का संकट था। इसलिए जो 2 सत्तारूढ़ दल रहे हैं, जम्मू एवं कश्मीर के पीडीपी और एनसी, आज उनको 7 अन्य 5 दलों को मिलाकर यदि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ रहा है,
ये इस बात का अपने आप में संकेत है। चलिए, अस्तित्व का संकट था, इसलिए इस तरह के जो नतीजे हैं और जो बाजी गुपकार अलायंस की तरफ से खेली गई, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन लगातार डीडीसी चुनाव के नतीजों पर नजर हमारी बनी हुई है। देखते रहिए आज तक। तो हम लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर पर। किसका होगा जम्मू कश्मीर? डीडीसी चुनाव के नतीजे गिनती जारी है इस वक्त, और आपको बता दें कि 15 सीटों पर अभी तक जो है नतीजे घोषित किए गए हैं, लेकिन आगे चल रहा है गुपकार अलायंस। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी से आगे गुपकार गठबंधन निकल चुका है। बीजेपी 65 सीटों पर आगे चल रही है, गुपकार 90 सीटों पर आगे चल रहा है। लेकिन अगर इसको क्षेत्र के हिसाब से, रीजन के हिसाब से डिवाइड करें तो जम्मू में बीजेपी और कश्मीर में गुपकार अलायंस आगे दिखाई दे रहा है। और ये आपको आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं, लगातार एक्चुअली आंकड़े अपडेट भी हो रहे हैं। तो ये उतार चढ़ाव का दौर भी जारी है सुबह से ही। देर शाम तक तस्वीर साफ और स्पष्ट हो पाएगी। और इस बीच जिन खेमों में जीत की घोषणा हुई, वहां पर जश्न भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने, आपको बता दें कि कश्मीर में 3 सीटें जीती हैं, मतलब वो इलाका जहां पर न सांसद न विधायक कभी कोई रहा, वहां पर 3 सीटों को भी अपनी मौजूदगी के रूप में बीजेपी इस वक्त देख रही है। बड़ी ताकत केंद्र से भी झोंकी गई थी, जहां पर केंद्र के बड़े नेता पहुंचे थे प्रचार करने के लिए भी, और जमीनी स्तर पर खूब पसीना बहाया गया। केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतारी गई। हालांकि अभी देखना होगा कि ये आंकड़ा और कितना बढ़ता है बीजेपी के लिए। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जो पहला चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में, इस लिहाज से ये पूरा दिन आज का बहुत अहम। 8 चरणों में ये चुनाव हुआ, लेकिन एक सुर में लगभग सभी दल और जो एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। एक बड़ी कामयाबी ये भी है, 370 हटने के बाद जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है, उसमें अपनी पसंद के हिसाब से लोगों को चुना गया है। हालांकि ये नतीजे कई स्तर पर इनका विश्लेषण किया जाएगा, और उसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीडीबी से रऊफ भट्ट साहब आ गए हैं और आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रऊफ भट्ट साहब, पिछले पड़ाव में जो बातचीत हुई, जब हमने बीजेपी से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ 370 के ही आईने में इन नतीजों को ना देखा जाए, और ये वो फैक्ट या वो आधार है जिसको लेकर आप लोग ग्राउंड पर गए और आप लोगों ने आपस में समझौता किया, अपनी पॉलिटिकल विचारधाराओं से समझौता किया। सबसे पहले गुपकार अलायंस को ये मुबारकबादी देनी चाहिए सब लोगों को कि जिनकी कॉल पे लोगों ने लब्बैक किया, लोग बाहर आए। दूसरी बात कि बीजेपी का पूरी कोशिश थी, उनका एक ब्लूप्रिंट था कि यहाँ जो है बाइकाट हो, वो चोर दरवाजे से आए। उसके बाद गुंडाराज कितना देखा हम सब ने यहाँ, कि कल आपने देखा होगा हमारे 3 सीनियर लीडर, जिसमें नईम अख्तर है, हमारे पीर मंसूर साहब है, सरताज मदनी साहब है, जो मिनिस्टर रहे हैं, उनको कैसे गैर जमहूरी तरीके से अरेस्ट किया गया, कैसे जोर ज़बरदस्ती यहाँ के लोगों के साथ किया गया। यहाँ के हमारे कैंडिडेट्स जो है उनको प्रचार करने की कोई इजाज़त नहीं थी। उसके बाद भी लोगों का जो मैंडेट गुपकार अलायंस को मिला है, इससे तो सबक सीखना चाहिए बीजेपी को। जहां तक सवाल है कि इनकी 3 सीटें यहाँ, इतना तो दिल्ली से लेके यहाँ की सरकार खिदमत में लगी हुई थी। इन्होंने इतना तो आपने देखा होगा कि इन्होंने कैसे जोर जबरदस्ती की, गुंडा राज में इतना तो हकबंद, इतना तो मार्जिन दीजिए इनको कि इन्होंने ये मैनेज 3 सीटें की। बाकी लोगों ने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको नकारा है। आप देखिए, ये जब से हमने ये फैसला किया कि हम डीडीसी इलेक्शन जो है पार्टिसिपेट करेंगे, इनके पेट में जो है मरोड़े आए। इन्होंने कितनी कोशिश की, हमारे लोगों के कैसे इन्होंने फेक केसेस में फंसाया, जो नेशनलिस्ट है उनको सर्टिफिकेट कैसे दी गई। उन्हीं के साथ तो आपने सरकार चलाई जम्मू कश्मीर में, पिछली सरकार आपकी उनके साथ ही थी। देखिए, इनको और तो रऊफ साहब, मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी। देखिए, 2018 में भी जो पंचायत के चुनाव हुए, उसका बॉयकॉट किया आपने, ये कहते हुए कि 35A को पहले केंद्र समर्थन दे और उस पर आश्वासन दे, तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब तो 370 भी हट गया, और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें आप गुपकार अलायंस लेकर आ गए। इस डबल स्टैंडर्ड पर क्या क्लैरिफिकेशन है आपका? डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमारी जो जुदोजहद है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये उसका हिस्सा था। ये चाहते थे कि ये चोर दरवाजे से यहाँ आए, ये चाहते थे कि यहाँ जो है जो हालात खराब, बीजेपी आरएसएस चाहती थी कि हालात खराब हुए। नहीं रऊफ साहब, चोर दरवाजा कौन सा चोर दरवाजा? हमने नकेल कस ली थी।
देखिए जब यहाँ लोग बाइकआउट पे रखते तो ये मैनेज करते, जैसे इन्होंने आज ये 3 सीटें मैनेज की। ये देखिए ये सारा कुछ जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ थी। 3 सीटें मैनेज की, 90 सीटों पे आप आगे चल रहे हैं, वो क्या है? आपने भी मैनेज किया? मेरी बात सुनिए, इतना तो मार्जिन दीजिए ना, इतना तो मार्जिन दीजिए। जो यहाँ हमने देखा, तवारीख तो गवाह है, ये तो गुंडा राज है, यहाँ तो लॉलेसनेस है। कौन सा कानून है? कब इंसान नेशनलिस्ट होता है, कब एंटी नेशनल बन जाता है, कब सर्टिफिकेट लेनी है, तो पता ही नहीं चलता है। जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ते थे पहले, उनके साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने के लिए एक अलायंस के तहत, एक चुनावी प्रक्रिया के तहत आप आए ना जमीन पर। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त का मसला है। ये वो पॉलिटिकल स्ट्रगल है जो इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें हक दिया है 370-35 से। ये उसी की एक कड़ी है। तो आपने देखा होगा कि लोगों ने मुल्क पर भरोसा दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए इनका। देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था में आज तक जो है डीडीसी का चुनाव कर ही नहीं पाए। कितनी बार इनकी सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई, एनसी की सरकार आई, चुनाव कब हुए? आप जो है त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जो है स्थानीय निकाय को चुनाव करा ही नहीं रहे थे। और अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद अगर जो है स्थानीय निकाय के चुनाव सफलतापूर्वक हिंसा मुक्त ढंग से अगर कराए जाते हैं, जिहादियों की छाती पर चढ़कर जो है अगर तिरंगा फहरता है, जिस तरह से लोग कहते थे कोई तिरंगा फहराने वाला अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद नहीं मिलेगा। आज कश्मीर की घाटी में न केवल तिरंगा फहर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में तमाम कश्मीर की आवाम, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो आपका दावा था और जो सेंटर से फौज उतारी गई, तो फिर तो उनका खाता भी नहीं खुलना चाहिए था ना गुपकार अलायंस का। जो दावे आपकी तरफ से किए गए, जो फोर्स उतारी गई, तो 90 सीटों पर आगे क्यों चल रहे हैं? भाई वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता उनको स्वीकारे, उनके एजेंडे को स्वीकार कर रही है जनता। आप ये कह रहे हैं नहीं, जिस बात को आप एजेंडा कह रहे हैं, जिसको आप कोट अनकोट, जिसको आप गुपकार गैंग बोल रहे हैं, गैंग शब्द का जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उन पर यकीन कर रही है जनता अगर इसी पैरामीटर पर इस फैसले को पढ़ना है तो? देखिए मीनाक्षी जी, एक तो 370 पर कोई जो है वहां जनमत संग्रह नहीं हो रहा था, वहां पर डीडीसी के चुनाव हो रहे थे। डीडीसी के चुनाव में लोग स्थानीय मुद्दों पर बातें रखते हैं और स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी, हमने अपनी बातें रखी। लोकतांत्रिक ढंग से इतना पारदर्शी चुनाव, जो जम्मू एवं कश्मीर के चुनावी इतिहास को जानते हैं, वो तो कह रहे हैं कि आपने उनके नेताओं को नजरबंद कर दिया, उनको प्रचार नहीं करने दिया, करने के लिए जानी जाती थी। आज वहां पारदर्शी चुनाव होता है, लोग खुलकर मतदान करते हैं, बड़ी संख्या में मतदान करते हैं। जहां 1-2% मतदान हुआ करता था, वहां 50% से अधिक अगर मतदान होता है, -7 डिग्री जब टेम्परेचर हो, तब भी अगर वहां की आवाम निकलकर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेती है, तो जिन लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कलुषित करने का कुकर्म किया, उनके मुंह पर चाटा ठीक है, आपने पॉइंट रखा अपना। आशुतोष जी, मैं एक कदम आगे बढ़ के एक अलग सवाल कांग्रेस पर भी आपसे पूछना चाहूंगी। राष्ट्रीय पार्टी जो कि एक मुख्य दल जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी होती, हमने ये देखा कि पहले तो जो आरोप बीजेपी का है वो तो एक तरफ, लेकिन उससे आगे कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। गुलाम नबी आजाद जो खुद कश्मीर से ही आते हैं, विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, वो तक नहीं दिखाई दिए, कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए। कांग्रेस ने क्या पहले ही हार मान ली थी? नहीं, कांग्रेस की स्थिति जम्मू कश्मीर में कोई बहुत अच्छी तो थी नहीं पहले भी, और अगर आप पार्लियामेंट चुनाव के अगर नतीजे को देखें तो उससे भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी को 3 सीट मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीट मिली थी। उसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 25 विधानसभा की सीटें मिली और पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहां पे खराब हुआ है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि जो 29 सीटें लेके आई हैं, इसमें उन्होंने पहले से अपने को थोड़ा सा बेहतर किया है। लेकिन एक चीज जो इसमें महत्वपूर्ण वो ये है कि जो प्रेम शुक्ला जी अभी कह रहे हैं कि भाई जिस गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग कहा गया, और अगर वहां की जनता अगर उनको वोट दे रही है, उनको जिता रही है, तो ये मानना पड़ेगा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बात मानी है या गुपकार अलायंस की बात मानी है। जो लोग वहां के लोग क्या उन लोगों के साथ है जिनको चीन परस्त बताया जाता है, जिनको पाकिस्तान परस्त बताया जाता है, जिनको अलगाववादी बताया जाता है? तो ये तो प्रश्न बीजेपी को अपने आप से करना चाहिए। तीसरी बात ये मुझे लगता है कि जम्मू के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप उसको लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वहां पे बीजेपी सीटें लूज कर रही है। जम्मू के एरिया में भी बीजेपी गेन नहीं कर रही है, और वहां गुपकार अलायंस जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही, बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं कर रही वहां पे। बताइए प्रेम शुक्ला जी।
जो आपका गढ़ है वहां पर जमीन क्यों ढीली दिखाई दे रही है? आशुतोष जी का संकट है कि वो झूठ बोलने के माहिर हो गए हैं। अब आप बताइए, जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू के सेक्टर में क्या पहले पीडीपी थी ही नहीं, एनसी थी ही नहीं, कांग्रेस थी ही नहीं, ऐसा कहना इनका? और वहां पर अगर बीजेपी सबसे बड़े पार्टी और 7 दलों के एक होने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू एवं कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।